गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड कर लिया था। वो हमारे पास क्या आया था, जो आपका वीपी था वो तो था ओमेगा बाई के, और जो आपका वीजी था वो था डी ओमेगा बाई डी के। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। और क्वांटम मैकेनिक्स में आपने वीजी और वीपी को किस प्रकार से फिजिकली उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझा था वो भी आपको पता चल गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपके वीजी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वीपी का नहीं है। क्योंकि अभी आप देखोगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा किस प्रकार से वीपी आपको सही ढंग से क्वांटम पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, वीजी ही करेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी पार्टिकल होगा या जो क्वांटम पार्टिकल है वो ग्रुप ऑफ वेव्स ही होगा, और उस ग्रुप ऑफ वेव्स की जो वेलोसिटी होगी वही उस कण की वेलोसिटी को दर्शाएगा, उस पार्टिकल की वेलोसिटी को दर्शाएगा। कैसे, उसको आज हम देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने के हिसाब से भी और न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज। न्यूमेरिकल न सिर्फ आपके बीएससी के एग्जाम में, इसके अलावा जो आपका आईआईटी जेम का एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें लगभग 100% तो मैं श्योर नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि आज जो हम लेक्चर करेंगे उससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के लिए वीपी और वीजी के मान ज्ञात करेंगे। लेकिन वो पार्टिकल, अब आपको पता है हमारे पास दो केस होते हैं, एक होता है नॉन रिलेटिविस्टिक केस और एक होता है रिलेटिविस्टिक केस। तो हम इन दोनों केस को कंसीडर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझिए। क्या चीज समझनी है आपको? आपको ये पता है कि जो आपका ई होता है वो होता है एच न्यू, ये आप जानते हो। तो एक आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, एच कट इजिकल टू एच क्रॉस इजिकल टू एच अपॉन 2 पाई, इस तरह का पढ़ा होगा आपने। तो अगर मैं h लिखना चाहूँ तो h क्या हो जाएगा, h कट 2 पाई। तो यहाँ से क्या हो गया, h कट 2 पाई न्यू, तो ये हो गया h कट ओमेगा। आप जानते हो इस चीज़ को। उसी प्रकार से आपने एक फॉर्मूला आप जानते हो, देखो क्या जानते हो कि जो आपका होता है p, उसको आप कैसे लिख सकते हो, h कट k। अब कैसे लिख सकते हो आप आराम से देख लीजिए। h अपॉन 2 पाई, k क्या होता है आपका, k होता है आपका 2 पाई बाई लैम्बडा। ये 2 पाई से 2 पाई चला गया। अब p इजिकल टू आपका क्या होता है, m इंटू वी होता है, और h अपॉन लैम्बडा ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो, देखो ना इस चीज को। p इजिकल टू h बाई लैम्बडा, ये आप डी ब्रोई से जानते भी हो। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, डी ब्रोई से p इजिकल टू h बाई लैम्बडा, तो आप इससे यहाँ तक पहुँच सकते हो और इससे यहाँ तक पहुँच सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको दो एक्सप्रेशन बताए, आप ध्यान से समझिएगा। एक एक्सप्रेशन बताया है E इजिकल टू एच क्रॉस ओमेगा, इस तरह से पता चल गया आपको। आराम से हाथ से करके देखिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो वीडियो को आराम से पॉज कीजिए और खुद करने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और एक एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया P इजिकल टू एच क्रॉस के, वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। P इजिकल टू एच बाई लैम्बडा आप जानते हो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई हाइपोथेसिस। तो h को आप क्या करोगे, चलो मैं इससे ये ले आता हूँ। तो ये P इजिकल टू एच अपॉन लैम्बडा, मैं क्या कर रहा हूँ 2 पाई से क्या कर रहा हूँ, इधर भी 2 पाई इधर भी 2 पाई, तो लैम्बडा h अपॉन 2 पाई ये हो गया k, और h अपॉन 2 पाई हो गया h कट, तो ये हो गया h कट। तो एक एक्सप्रेशन आपके आ गया P इजिकल टू एच क्रॉस k। ये दो एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल रहा हूँ कि Vp जो है, अगर मैं इसको h कट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, ये ओमेगा बाई k तो आपके पास ही, तो ये तो हो गया E और ये हो गया P। तो आपके Vp का एक फॉर्मूला निकल करके आ गया E बाई P। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। Vp इजिकल टू ओमेगा बाई k होता है और Vp इजिकल टू E बाई P भी होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से Vg ये है, तो देखिए Vg है इस D H क्रॉस ओमेगा और D H क्रॉस के मैं लिख सकता हूं, क्योंकि H क्रॉस क्या है आपका, H क्रॉस जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी क्या होगा, जीरो ही होगा। अगर मान लो डी ए इंटू बी करते हो तो H क्रॉस एज इट इज डी ओमेगा, इसी तरह से तो होगा, और ओमेगा एज इट इज डी एच क्रॉस जीरो। तो ये सेम चीज मिलेगी आपका, ठीक है ना। कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो मैं बताता हूँ, वैसे पता होना चाहिए। चलो मैं थोड़ा बताता हूँ कैसे किया। ये तो आप जानते हो, ये जानते हो मैंने क्या किया, एच कट ऊपर नीचे कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच को अंदर भी, एच क्रॉस को अंदर भी लिख सकता हूँ। अब तो क्लियर है बिल्कुल
क्योंकि वापस को आप खोल के देखो, एच क्रॉस एच इट इज डी ओमेगा, एच क्रॉस एच इज डी ओमेगा प्लस ओमेगा एच इट इज डी एच क्रॉस क्या होगा 0, तो कोई पद नहीं आएगा। उसी प्रकार से एच क्रॉस एच इट इज डी के और के एच इट इज डी एच क्रॉस 0, तो ये चीज है। तो यहां से आपकी एक्सप्रेशन क्या हो गया, Vg इज इक्वल टू, और ये जो आपका है E और ये P, तो एक फॉर्मूला आ गया dE बाई dP। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आप लिस्टिंग कर लीजिएगा। Vp इजिकल टू ओमेगा बाई के भी होता है और Vp इजिकल टू E बाई P भी होता है। उसी प्रकार से Vg इजिकल टू डी ओमेगा बाई डी के भी होता है और Vg इजिकल टू आपका D बाई DP भी होता है। ये फॉर्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था, हमें दो केस कंसीडर करना है, एक केस करना है हमें नॉन रिलेटिविस्टिक और दूसरा करना है रिलेटिविस्टिक, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। और दोनों ही केस के लिए हम क्या करेंगे, Vp और Vg को फाइंड करेंगे और वहां मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से Vg है वही फिजिकली उसका ही फिजिकल सिग्निफिकेंस है, Vp का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम दोनों केस कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को बड़े आराम से आप एक एक चीज़ को हाथ से करके देखिएगा, मैं पूरा ही एक एक चीज़ को लिख करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। बोर्ड पर मैं पहले से नहीं लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ बोर्ड पर लिख रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक इजी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ढंग से नहीं समझे तो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एग्जाम में आपके कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दो केस लेंगे, तो मैं केस नंबर ए ले रहा हूँ, नॉन रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है ना, अनआपेक्ष की स्थिति। तो ये तो आप जानते हो, नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या होता है कि यदि किसी कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात उसको हम प्रकाश के वेग की तुलना में नगण्य मान के छोड़ सकते हैं, तो वह स्थिति आपके क्या कहलाती है, नॉन रिलेटिविस्टिक या अनआपेक्ष की स्थिति कहलाती है। V इज वेरी वेरी लेस देन C, ठीक है ना। आप डेफिनेशन आपको पता है, खूब बार बताइए, आप नोट कर लीजिएगा। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या हो गया, V इज वेरी वेरी लेस देन C। तो इस स्थिति में जो फॉर्मूला होता है आपका, आप जानते हो E यानी काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ये बिल्कुल, ये हाफ mv स्क्वायर किस केस के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए। जब आप रिलेटिविटी में जाओगे तो कुछ चेंज होगा, वो क्या होगा मैं बताऊंगा। ये तो आपको पता है, मैंने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके क्या हो गया, mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। और mv क्या होता है, क्योंकि आप ये भी जानते हो p इजिकल टू क्या होता है, mv, तो mv को आप लिख दोगे p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो p स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहां से आपके क्या आ गया, यहां से आपके आ गया एक फॉर्मूला E इजिकल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये फॉर्मूला आ गया E के लिए। अब हम आते हैं इस केस के लिए Vp और Vg की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप निकालो Vp नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, E बाई पी, अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था। तो देखिए E क्या आपका पी स्क्वायर अपॉन 2m और ये बाई पी, तो एक पी से एक पी कैंसिल, और P होता क्या है m इंटू वी, ये 2m, ये m से m कैंसिल, वो क्या आ गया v बाई 2, ठीक है ना। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए Vp हो गया v बाई 2। अभी बताऊंगा क्या है, हम पहले एक बार मान निकाल लेते हैं Vp और Vg के, ठीक है ना। Vg क्या होता है आपका dE अपॉन dP, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो dE इज इक्वल टू 2p dP बाई 2m। तो यहां से आपके क्या आ गया, dE अपॉन dP, ये 2 से 2 चला गया, P को मैं क्या लिखूंगा m इंटू वी अपॉन m से m कैंसिल v, तो ये आपके क्या आ गया v, यानी Vg इज इक्वल टू क्या आ गया v। और v क्या है, v वह वेग है जिससे कोई कण जो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, कण कैसा है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है ना, गति कर रहा है, तो v क्या उस कण का वेग है। अब देखिए आप, अब आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक ऐसा कण जो नॉन रिलेटिविस्टिक है या जो नॉन रिलेटिविस्टिक रिजीम में मोशन में है, जिसका वेग v है, उसके लिए आपके Vp, ठीक है ना, वो क्या आया v बाई 2 और Vg क्या आया v। आपको ये पता है कण जो होगा, क्वांटम मैकेनिज्म जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, तरंगों का समूह होता है। तो अगर इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर मान लो आप उस कण के ग्रुप ऑफ वेव्स यानी वेव पैकेट के उदाहरण को अगर आप मानते ही नहीं हो, मान लो आप ऐसा करो वेव पैकेट का उदाहरण है ही नहीं, एक सिंगल वेव का जो सिंगल वेव है उसका जो वेग है वही उस क्या होगा, उस कण का वेग होगा, तब देखना क्या दिक्कत हो रही है। अगर आप ऐसा मान रहे हो तब जो आपका Vp मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, v बाई 2, यानी
कण वास्तव में जिस वेग से गति कर रहा है, सुनना आप देखना, वीपी क्या है, थोड़ा मैं बता रहा हूं इसको। वीपी क्या है? उस कण से संबद्ध तरंग का वेग है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आप जानते हो कि कण जो होगा, हर कण से क्या होगा, एक तरंग संबद्ध होगी। तो v तो क्या, उस पूरे कण का वेग है। जैसे हमने बात की थी, एक बॉल ली थी जो v है, ठीक है, तो v तो क्या, उस कण का वेग है, और vp क्या हो जाएगा, उस कण से संबद्ध जो तरंग है उसका वेग है। तो इससे तो क्या पता चल रहा है आपको, इससे ये पता चल रहा है कि vp क्या है, v/2 है, यानी कण आगे बढ़ेगा तो तरंग पीछे रह जाएगी, क्योंकि तरंग का वेग क्या आधा है। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्योंकि हमने डी ब्रोई हाइपोथेसिस में डेफिनेशन क्या लिखी थी कि जो वेव होगी वो हमेशा क्या रहेगी, उससे एसोसिएट रहेगी, उससे संबद्ध रहेगी, उससे कभी अलग नहीं होगी। जैसे ये पेन है, पेन अगर चल रहा है तो जो तरंग इस पेन से संबद्ध है वो इस पेन के साथ ही रहेगी। ऐसा नहीं है पेन आगे चला गया, इससे जुड़ी हुई तरंग पीछे रह गई। तो यहां से क्या आ गया, एक प्रकार की विसंगति या असंगति आई कि नहीं आई? अगर आप केवल वीपी की अवधारणा को मानते हो, वीजी मानते नहीं हो, आप ऐसा मानोगे नहीं कि तरंग समूह होता है, और आप कह रहे हो तरंग तो आपने मान ली कि हाँ हर कण से संबद्ध तरंग है, उसीलिए तो आपकी वीपी आया। लेकिन अगर आप तरंग समूह की अवधारणा को नहीं मानोगे तब आपके देखो असंगति आ गई। क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि पेन तो वी वेलोसिटी से चल गया और इससे जो तरंग संबद्ध है वो पीछे ही रह गई। तो क्या हो गया, वीपी फिजिकली सिग्निफिकेंस आपका कोई शो नहीं कर रहा है। एक्सप्रेशन तो निकल गया लेकिन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, यहां से एक लाइन स्पष्ट हो रही है कि स्पष्ट है कि यदि कण से संबद्ध तरंग को एकल तरंग के रूप में ही माना जाए तो उस एकल तरंग का वेग कण के वेग से आधा होगा। अर्थात कण से संबद्ध तरंग होगी वह कण से पीछे छूट जाएगी, पीछे छूटेगी ना, वेग कम होगा तो वो पीछे छूट जाएगी, जो कि भौतिक रूप से संभव नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, वीपी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब वीजी देख लिए, वीजी अपना आप क्या आया, वी आया, क्योंकि हमने कहा ही क्या था कि कण का वेग क्या होगा, उसके तरंग समूह का वेग क्या होगा, उस कण का वेग होगा। जिस वेग से तरंग समूह चलेगा उसी वेग से वो कण चलेगा। तो देखिए वीजी आपके क्या आ गया, वी आया, और आएगा तभी तो वीजी क्या होगा, फिजिकली सिग्निफाई होगा आपके। तो देखिए मिल गया। अब जब आप रिलेटिविस्टिक केस पढ़ोगे तब भी आपको वीजी क्या मिलेगा, वी ही मिलेगा, क्योंकि वीजी का ही कला समूह वेग का ही फिजिकल सिग्निफिकेंस है। कण से संबद्ध जो तरंग है उनका जो तरंग समूह होता है उस तरंग समूह के आधार पर ही आप कण की गति को समझाओगे। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपने समझ लिया वीपी में क्या दिक्कत आ रही थी, वीजी किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिविस्टिक केस भी ले लेते हैं। तो आप दोनों केस लोगे तब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि वीजी की फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वीपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। आराम से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एज इट इज। नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए वीपी v/2, वीजी वी, ये सब न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। इन सब फॉर्मूलों की आप लिस्टिंग कर लीजिएगा एकदम अलग से। अब हम लेते हैं रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है। अब हम लेंगे रिलेटिविस्टिक केस। तो रिलेटिविस्टिक केस जब आप लोगे तब आपका जो ई होगा, ई क्या होता है, mc² होता है। एक ई आप ये भी जानते हो, E² = m0² c4 + p² c²। और ये जो m है आपका, ये m क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, m0 1 - v² c²। समझ में आ गई ये चीज आपको। और p तो आपका सिंपली क्या होता है, p होता है mv, लेकिन यहां भी m क्या है, m है आपका m0 √1 - v² c²। और रिलेटिविस्टिक केस आप यहां लिख सकते हो कि v जो होगा वो c के क्या होगा, कंपेरेबल होगा। रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है, कण का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग की तुलना में नगण्य नहीं होता है, उससे कम होगा लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता, लेकिन आप उसकी तुलना में उसको छोड़ भी नहीं सकते हो। तो ये चीज आपको पता है। अब हम निकालते हैं बस इस केस के लिए भी वीपी क्या होता है, E/P। तो E है आपका mc² और P है आपका m × v, तो m से m कैंसिल हो गया, c²/v। अब देखिए c²/v, आपको पता है कि जो v है उसका मान c से कम है, तो ये जो पूरी राशि होगी इसका मान c से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर c² है, नीचे v है, और v क्या है, c से कम है, तो ये ग्रेटर देन c हो जाएगा। यानी यहां से आपकी एक चीज क्या निकल रही है, vp जो है वो c से ज्यादा आ रहा है। तो ये भी देख लिए असंगति है या नहीं है, vp c से ज्यादा आ रहा है जबकि संभव ही नहीं है।
इसीलिए वीपी की अवधारणा नहीं है, हमारे वीजी की अवधारणा है। ग्रुप वेव पैकेट की हम बात करते हैं, कोई भी जो कण होगा वो तरंग समूह के रूप में आगे बढ़ेगा। अगर आप एकल तरंग मान रहे हो तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में तो आपने देखा था कि वो तरंग उससे पीछे छूट जाएगी, तो वो भौतिक रूप से संभव नहीं है। और यहां पर आपको मिल रहा है कि अगर आप एकल तरंग मान रहे हो तो उस स्थिति में उस एकल तरंग का जो वेग आएगा वो क्या आएगा, सी से ज्यादा आएगा, जो वैसे भी संभव नहीं है क्योंकि सी से ज्यादा कोई वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। तो यहां पर भी क्या आ गई, एक प्रकार की डिस्क्रिपेंसी या असंगतता या असहमति आ गई। तो वीपी यहां भी स्वीकार्य नहीं है। एक्सप्रेशन तो याद रखना आपको c²/v आएगा, लेकिन वो फिजिकली इसका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। अब हम निकालते हैं वीजी। वीजी निकालते हैं। वीजी क्या होता है आपका, DE/dp। तो चलो यहां से देख लेते हैं, यहां से क्या आ रहा है 2E DE, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो m0c सब कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 2p dp और c स्क्वायर, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है, 2p dp c स्क्वायर। तो 2 से 2 चला गया, हमें चाहिए DE/dp, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया pc²/e। e होता है आपका mc², ठीक है ना, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, चलो आगे लिख देता हूँ। DE/dp, p होता है m × v और ये c² और e होता है mc², तो ये mc² सब चला गया, ये आ गया v। तो vg आपके क्या आ गया, v आ गया। और आना भी चाहिए, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि vg ही क्या है, तरंग समूह का वेग है। तरंग समूह क्या है, जिस वो तरंग समूह उस कण से संबद्ध है, तो कण का जो वेग होगा, उस कण का वेग उस कण से संबद्ध जो तरंग है, वो तरंग जिस तरंग समूह को बना रही है, उस तरंग समूह का वेग ही क्या होगा, उस कण का वेग होगा। क्योंकि हमने ऐसा बता दिया है पहले ही फिजिकली रूप से कि तरंग समूह जिस वेग से आगे बढ़ता है वही उस कण का वेग होता है। तो देखिए, चाहे आप रिलेटिविस्टिक केस लो चाहे नॉन रिलेटिविस्टिक केस लो, दोनों ही स्थिति में आपको वीजी वी ही मिला और मिलना ही चाहिए। तभी हम कहेंगे कि कण जो होगा वो एक तरंग पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है। और वीपी में दोनों ही जगह दिक्कत आई, यहाँ पर तो सी से ज्यादा आ गया जो फिजिकली संभव नहीं है, और वहां पर हमने क्या देख लिया कि कण तो आगे चला गया और उससे संबद्ध तरंग क्या हो गई, पीछे छूट गई, तो वो भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे एक्सप्रेशन, आप एक काम करना, पूरा डेरिवेशन करने के बाद लिस्टिंग कर लीजिएगा वीपी वीजी के जितने भी फॉर्मूले हैं, एक दो याद रखिए, बाकी अपना बन जाएंगे, और याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप और फेज वेलोसिटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे थे उसका एक सेकंड पार्ट कवर हो गया। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको फॉर्मूला समझ आ गया, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, फिर नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इस लेक्चर को आप आराम से सुनिए और इसको नोट कीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम उसको देख लेंगे। थैंक यू।